वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे। और प्रोटिस्टा जगत में हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था और उसमें दो प्रकार के जीवों के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था डायटम के बारे में या क्राइसोफाइटा के बारे में अध्ययन किया था। क्राइसोफाइटा जिसके बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है, और डायटम्स की कोशिका भित्ति होती है उसमें अत्यधिक मात्रा में सिलिका उपस्थित होती है। फिर उसके बाद में हमने सेकंड पढ़ लिया था और वह पढ़ा था हमने डायनोफ्लेजिलेट्स भी हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। तो इस प्रकार से डायनोफ्लेजिलेट्स जिसमें दो कसाभिका उपस्थित होती है, ये इस प्रकार से दोनों हमने पढ़ लिए थे, क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लेजिलेट्स। आज हम थर्ड जो इसका वर्ग है वह पढ़ेंगे और वह कौन सा है, यूग्लिनॉइड है। तो इस प्रकार से थर्ड वर्ग है इसका, वो कौन सा है, यूग्लिनॉइड है, उस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यूग्लिनॉइड में आपको ध्यान रखना है इस समूह या इस जगत के अंतर्गत रखे गए जीव है, इस वर्ग के जीव है वह इस समूह के जीव स्वच्छ एवं स्थिर जल में पाए जाते हैं। इस समूह के जीवधारी होते हैं वे जीव स्वच्छ एवं स्थिर जल में पाए जाते हैं, यानी स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं। और किस प्रकार के जल में उपस्थित होते हैं, स्थिर जल में उपस्थित होते हैं। तो स्थिर जल में उपस्थित होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। किस प्रकार के जीवों के बारे में, यूग्लिनॉइड्स के बारे में ध्यान रखना है। यूग्लिनॉइड्स के जीव होंगे वह स्वच्छ एवं स्थिर जल में उपस्थित होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इन जीवों में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इन जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि हम देखा डायनोफ्लेजिलेट्स और क्राइसोफाइटा में कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। तो इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति के स्थान पर इनके शरीर के बाहर, ध्यान दीजिए, इनके शरीर के बाहर पेलिकल का आवरण उपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति होती है, उनका अभाव होता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर इनके शरीर पर पेलिकल का आवरण उपस्थित होता है। इनके शरीर पर देखिए तो बाहर की ओर क्या उपस्थित होता है, पेलिकल का आवरण उपस्थित होता है। इस प्रकार से आप यूग्लिना के शरीर की ध्यान देंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके शरीर के बाहर की ओर पेलिकल का आवरण उपस्थित होता है, यानी बाहर की ओर किसका आवरण उपस्थित होगा, प्रोटीन का आवरण उपस्थित होता है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इनके शरीर के बाहर प्रोटीन का आवरण उपस्थित होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थों का आवरण उपस्थित होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थों का आवरण उपस्थित होता है, पदार्थों का आवरण। और प्रोटीन युक्त पदार्थों का आवरण होता है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन युक्त पदार्थों का आवरण होगा, उस आवरण को हम क्या कहते हैं, पेलिकल के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाहर की ओर पेलिकल का आवरण उपस्थित होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं इसमें दो कसाब उपस्थित होते हैं। इनमें कसाबों की संख्या कितनी होती है, दो होती हैं। एक कसाब उपस्थित होता है जो कि बड़ा होता है, लंबा होता है और क्रियाशील कसाब होता है। इस प्रकार से बड़ा, लंबा और क्रियाशील कसाब होगा, यह एक कसाब उपस्थित होता है। तो एक कसाब होगा वो किस प्रकार का होगा, लंबा, बड़ा और क्रियाशील कसाब उपस्थित होता है। जबकि आपको ध्यान रखना है दूसरा कसाब होता है वह छोटा और अक्रियाशील होता है। तो इसमें दो कसाब उपस्थित होते हैं। एक कसाब होगा वह कैसा होता है, छोटा होता है, और छोटा होगा वह कैसा होगा, अक्रियाशील होता है। तो इसमें दो कसाब उपस्थित होते हैं, एक छोटा होता है जिससे जो अक्रियाशील होता है, जबकि बड़ा होता है या जिसे हम लंबा कसाब कहते हैं, यह लंबा कसाब होगा। यह कसाब किस प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना है सक्रिय प्रकार का होता है, गति में सहायक होता है। तो कसाब की सहायता से ये गति करता है। तो ये एक लंबा कसाब होगा जो कि गति में सहायक होता है। दूसरा कसाब होता है वह किस प्रकार का होता है, छोटा होता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसकी संरचना के बारे में, यूग्लिना की संरचना के बारे में। यूग्लिना की संरचना होगी उसमें कितने कसाब उपस्थित होते हैं, दो प्रकार के कसाब उपस्थित होते हैं। एक कसाब होता है लंबा कसाब होता है, दूसरा कसाब कैसा होता है, छोटा होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि इसमें आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, यानी इसमें क्या उपस्थित होता है,
एक बड़ा केंद्रक उपस्थित होगा, केंद्रिका उपस्थित होगी, और केंद्रक और केंद्रिका के अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इसमें जगह जगह पर क्या उपस्थित होते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। तो इसमें क्या उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इसमें संकुचनशील धानी उपस्थित होती हैं। और क्या उपस्थित होगी है, तो आपको ध्यान रखना है बड़ी संकुचनशील धानी भी उपस्थित होती हैं। संकुचनशील धानी उपस्थित होती हैं। एवं आपको ध्यान रखना है इसमें जो है वह संचित भोजन होता है, वह संचित भोजन ग्रेनुअल्स कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, उसे हम पैरामाइलॉन कणिकाएं कहते हैं। तो पैरामाइलम कणिकाएं उपस्थित होती हैं, साथ में संचित भोजन के रूप में फैट उपस्थित होता है। इनके क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से वर्णक उपस्थित होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है, एवं जंथोफिल उपस्थित होता है। तो एवं जंथोफिल उपस्थित होता है। ध्यान दीजिए यूग्लिना होता है, उसके अंदर मिश्रित पोषण पाया जाता है। किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, मिश्रित पोषण पाया जाता है, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं, साथ साथ में आपको ध्यान रखना है परपोषी या विषम पोषी प्रकार के भी होते हैं। ये परपोषी एवं किस प्रकार के होते हैं, स्वपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होने के कारण से प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होने के कारण से ये अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, स्वपोषी। जबकि जब प्रकाश की अनुपस्थिति, प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, उस समय ये अन्य जो जंतु होते हैं, अन्य जीव होते हैं, उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात परपोषी या विषमपोषी प्रकार के होते हैं, दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के भोजन की विधि इसमें पाई जाती है। स्वपोषी भी होते हैं और साथ में किस प्रकार के होते हैं, विषमपोषी या परपोषी प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम मिश्रित पोषण कहते हैं। मिश्रित पोषण का पाया जाना यूग्लिना का विशेष लक्षण है, यूग्लिनॉइड का विशेष लक्षण है। इस कारण से यूग्लिना को जंतुओं एवं पादपों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को हम क्या कहते हैं, जंतुओं एवं पादपों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। जंतुओं एवं पादपों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का पोषण उपस्थित होता है। यानी ये स्वपोषी भी होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, परपोषी या विषमपोषी प्रकार के भी होते हैं। इस कारण से इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको दंता पादपों एवं जंतुओं की योजक कड़ी के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए इसमें जनन होता है, वह अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन होगा वह अलैंगिक जनन अनुदैर्ध्य द्विविखंडन द्वारा होता है। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन द्वारा इसमें जनन होता है। तो इसमें जनन होगा वो अनुदैर्ध्य द्विविखंडन के माध्यम से होता है। तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है किस वर्ग के बारे में, यूग्लिनॉइड्स के बारे में। वापस से सुन लीजिए, इस वर्ग के सदस्य या इस समूह के जीव होते हैं वे स्वच्छ एवं स्थिर जल में उपस्थित होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर आपको ध्यान रखना है बाहर की ओर आवरण उपस्थित होता है, वो प्रोटीन युक्त पदार्थों से बना हुआ आवरण उपस्थित होता है। इस प्रोटीन युक्त पदार्थों के आवरण को हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है इनके शरीर पर दो प्रकार के कसाब उपस्थित होते हैं। एक बड़ा एवं लंबा कसाब होता है जो कि क्रियाशील होता है, जबकि एक छोटा कसाब होता है जो कि अक्रियाशील होता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि यूग्लिनॉइड्स के सदस्य होते हैं उसमें मिश्रित पोषण पाया जाता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण से ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं, तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अन्य जीव होते हैं उन जीवों का भक्षण करते हैं। इस कारण से यह परपोषी या विषमपोषी प्रकार के होते हैं, अर्थात इनमें स्वपोषी और परपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार का भोजन उपस्थित होता है। इस कारण से इसे हम मिश्रित पोषण कहते हैं। और इसी कारण से यूग्लिना को
जंतुओं एवं पादपों के बीच की योजक कड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इनमें संकुचनशील धानी उपस्थित होती हैं और संकुचनशील धानी होती हैं जिसके माध्यम से जल नियमन या परासरण नियमन का कार्य किया जाता है। तो इनमें परासरण नियमन का कार्य वो किसके द्वारा किया जाएगा? संकुचनशील धानी के माध्यम से किया जाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसके क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल्स उपस्थित होता है तथा इसमें संचित भोजन होता है वो पैरामाइलम एवं फैट या वसा के रूप में होता है तथा इनमें अलैंगिक जनन अनुदैर्ध्य द्विविखंडन के द्वारा होता है। तो ये था किसके बारे में, कौन से वर्ग के बारे में? यूग्लिनोड्स के बारे में। नेक्स्ट अगला वर्ग हम ध्यान दें और अगला वर्ग है वह है औपंक कवक। फोर्थ वर्ग इसका हमें ध्यान रखना है और वो कौन सा ध्यान रखना आपको? औपंक कवक। औपंक कवक या जिसे हम क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से स्लाइम मोल्ड्स या औपंक कवक, स्लाइम मोल्ड्स या औपंक कवक में आपको क्या ध्यान रखना है? ये आपको ध्यान रखना मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये किस प्रकार के प्रोटिस्टा है? तो आप ध्यान दीजिए, मृतपोषी प्रोटिस्टा है। तो ये मृतपोषी प्रोटिस्टा है वो किस में रखे गए हैं? औपंक कवक के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसके अंतर्गत सम्मिलित जीव होते हैं वे मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये मृतोपजीवी या अपघटक के रूप में होते हैं। ये किस रूप में होते हैं? मृतोपजीवी के रूप में या अपघटक के रूप में ये होते हैं। तो इस प्रकार से मृतोपजीवी या किस रूप में होते हैं? अपघटक के रूप में होते हैं, अर्थात मृत सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं तथा उनको अपघटित करके और सरल पदार्थों के रूप में या अपघटक के रूप में होते हैं। इनमें भी कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है, अनुपस्थित होती हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स होगा उसके अंदर भी कोशिका भित्ति होती है, उनका अभाव होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, सड़ी गली पत्तियों एवं टहनियों के साथ में, सड़ी गली पत्तियों, टहनियों इत्यादि होते हैं जो जल के साथ तैरते हैं, उनके साथ में, टहनियों के साथ में तैरते हुए अपना भोजन ग्रहण करते हैं, साथ तैरते हुए अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो अपना भोजन ग्रहण करेंगे वह सड़े गले पदार्थों से और मृत जीवों से, और ये ग्रहण करते हैं। वह आपको ध्यान रखना है, जैसे सड़ी गली पत्तियां टहनियों के साथ तैरते हुए अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? स्लाइम मोल्ड या औपंक कवक के बारे में। स्लाइम मोल्ड या औपंक कवक होते हैं ये अनुकूल परिस्थितियों में समूह बनाकर, अनुकूल परिस्थितियों में समूह बनाकर, अनुकूल परिस्थितियों में, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों में समूह बनाकर पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। समूह बनाकर कई फीट तक लंबे होते हैं। समूह बनाकर किसका निर्माण करते हैं? पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं, पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। और ये पेरिप्लाज्मोडियम होता है, यह पेरिप्लाज्मोडियम होगा, उसका निर्माण करने के पश्चात में ये पेरिप्लाज्मोडियम होते हैं वो कई फीट तक लंबे होते हैं। तो ये कई फीट तक लंबे होते हैं, कई फीट तक लंबे होते हैं। इस प्रकार के पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण ये अनुकूल परिस्थितियों में करते हैं। जबकि आप ध्यान दीजिए प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पेरिप्लाज्मोडियम होगा परिस्थितियों में बिखर कर के और बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। ये बिखर कर किसका निर्माण करेंगे? तो आपको बिखर कर बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो बिखर कर बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिखर करके किसका निर्माण करेंगे? बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की इसमें प्रक्रिया देखी जाती है, अनुकूल परिस्थितियों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियों में समूह बनाकर पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर करके बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। और बीजाणु होते हैं इनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। जिन बीजाणुओं का प्रकीर्णन होगा
वो बीजाणुओं का प्रकीर्णन किस द्वारा होता है? बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। तो बीजाणुओं का प्रकीर्णन होगा वो किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। उदाहरण के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं डिक्टियोस्टीलियम, डिक्टियोस्टीलियम इसका उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। तो डिक्टियोस्टीलियम है, उसमें इस प्रकार का देखा जाता है। तो ये चौथे प्रकार का वर्ग आपको ध्यान रखना है, जिसे हम औपंक कवक के नाम से जानते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत मर्तपोषी प्रोटिस्टा को रखा गया है। ये मर्तोपजीवी अवघटक के रूप में होते हैं। ये सड़ी गली पत्तियों, टहनियों एवं लट्ठों के साथ में तैरते हुए अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में समूह बना करके पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं, जो कि कई फीट तक लंबे होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, और ये बीजाणु होते हैं यानी फलनकाय बनाएगा और फलनकाय होगा। ये फलनकाय होगा या बीजाणु होगा, उनका प्रकीर्णन होगा वो किसके द्वारा होगा? वायु द्वारा होता है। उदाहरण कौन सा ध्यान रखना आपको? इसका डिक्टियोस्टीलियम इसका उदाहरण है। तो ये था औपंक कवक के बारे में। अगला हमें देखना है वो कौन सा ध्यान रखना आपको? प्रोटोजोआ। अगला ध्यान दीजिए, फिफ्थ और लास्ट है प्रोटिस्टा जगत का, वो कौन सा आपको ध्यान रखना है? प्रोटोजोआ ध्यान रखना है। प्रोटोजोआ में भी रखे गए जीव है। सारे जीव किस प्रकार के हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसके सभी सदस्य परजीवी होते हैं। सभी सदस्य किस प्रकार के? या तो आपको ध्यान रखना है परजीवी, या आपको ध्यान रखना है मृतजीवी प्रकार के होते हैं, या आपको ध्यान रखना है दूसरे जीवों के साथ में उपस्थित रहते हैं। तो ये परभक्षी होंगे, या आपको ध्यान रखना है किस प्रकार के होते हैं? मृतजीवी या परजीवी होते हैं। परभक्षी या किस प्रकार के होते हैं? परजीवी प्रकार के होते हैं। यानी इसके सभी सदस्य वो किस प्रकार के होते हैं? परजीवी या परभक्षी प्रकार के होते हैं। तथा ये आपको ध्यान रखना है जीवित जंतुओं एवं पादपों के पुरातन संबंधी हैं। जंतुओं एवं पादपों के पुरातन संबंधी है। तो जंतुओं, पशुओं एवं पादपों के पुरातन संबंधी हैं। यह हमें ध्यान रखना है कौन से जीवों के बारे में? तो आप ध्यान दीजिए प्रोटोजोआ सदस्यों के बारे में। तो ये जीवों के पुरातन संबंधी है। तो प्रोटोजोआ के सदस्य है, ये पादपों एवं जंतुओं के पुरातन संबंधी होते हैं। अधिकांश इसके सदस्य होते हैं ये जल में उपस्थित होते हैं। तो इसके अधिकांश सदस्य कहाँ पर उपस्थित होंगे? जल में उपस्थित होते हैं। इनको निम्न 4 समूहों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ को निम्न 4 समूहों में बांटा गया है, या 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 समूहों में बांटा गया है। तो ये इनको निम्न 4 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 समूह हैं? तो उसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहला आपको ध्यान रखना अमीबीय प्रोटोजोआ। कौन से ध्यान रखना है आपको? अमीबीय प्रोटोजोआ। तो 4 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहले अमीबीय प्रोटोजोआ। दूसरे आपको ध्यान रखना है कसाभी प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेट्स या कसाभी प्रोटोजोआ। तो दूसरे आपको ध्यान रखना है कसाभी प्रोटोजोआ। तीसरे प्रकार के आपको ध्यान रखना है वह आप ध्यान दीजिए पक्षमाभी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ। और फोर्थ आपको ध्यान रखना है स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कुल 4 भागों में बांटे गए हैं, 4 प्रकारों में बांटे गए हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है अमीबीय प्रोटोजोआ। दूसरा आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कसाभी प्रोटोजोआ। तीसरा आपको ध्यान रखना है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। और चौथा आपको ध्यान रखना है वह कौन सा ध्यान रखना है? स्पोरोजोआ। तो इस प्रकार से 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना अमीबीय प्रोटोजोआ। ये स्वच्छ एवं समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ एवं किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? समुद्री जल में उपस्थित होते हैं। तो ये स्वच्छ एवं समुद्री जल में उपस्थित होते हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है कोशिका भित्ति होती है, उनका अभाव होता है। कोशिका भित्ति इनमें भी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती हैं। इनके आप ध्यान दीजिए, तो इनके कुछ सदस्य होते हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है समुद्री सदस्य होंगे, उनमें सिलिका उपस्थित होती हैं। समुद्री सदस्यों में क्या उपस्थित होती हैं? तो
तो आपको ध्यान रखना है सिलिका उपस्थित होती हैं। इनके कुछ सदस्य होते हैं वे आपको ध्यान रखना है परजीवी के रूप में भी होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके उदाहरण कौन कौन से ध्यान रखने हैं? अमीबा, अमीबा होता है, यह इसका उदाहरण है, ये हमें ध्यान रखना है, जो कि स्वच्छ जल में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है एंट अमीबा, उदाहरण कौन सा ध्यान रखना है इसका? एंट अमीबा। एंट अमीबा की दो जातियां आप ध्यान रख सकते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। इस एंट अमीबा हिस्टोलिका से एक रोग होता है मनुष्य में, अमीबीपेसिस रोग होता है। ध्यान दीजिए, अमीबीपेसिस रोग होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका होगा वह मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? अमीबीपेसिस रोग उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त आप और एक उदाहरण इसका ध्यान रख सकते हैं, एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजीवलिस, एंट अमीबा जिंजीवलिस होता है। इस एंट अमीबा जिंजीवलिस होगा, इसके द्वारा जो पायरिया रोग होता है, दांतों का रोग होता है, ये रोग इनके द्वारा होता है। तो दांतों में पायरिया रोग होता है वह एंट अमीबा जिंजीवलिस के द्वारा, और जो अमीबीपेसिस रोग होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा होता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? फर्स्ट, जो अमीबीय प्रोटोजोआ है इनमें गमन होता है वह किसके माध्यम से होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कूटपाद के माध्यम से होता है। गमन एवं शिकार को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कूटपाद का उपयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। पहला कौन से प्रोटोजोआ? अमीबीय प्रोटोजोआ। इस प्रकार के प्रोटोजोआ समुद्री एवं स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है गमन होता है वह कूटपाद के माध्यम से एवं शिकार को पकड़ने के लिए कूटपादों का उपयोग करते हैं। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं तथा आपको ध्यान रखना है इनके समुद्री सदस्य होते हैं, इसमें सिलिका का भी कुछ सदस्यों में जमाव देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? अमीबीय प्रोटोजोआ के बारे में। अगला हमें ध्यान रखना है कसाभी प्रोटोजोआ। ये स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं या फिर आपको ध्यान रखना है स्वच्छंद जल में उपस्थित होते हैं एवं स्थिर जल में उपस्थित होते हैं। कसाभी प्रोटोजोआ होते हैं वह स्वच्छ होते हैं, स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं एवं कैसे होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं और स्थिर जल में उपस्थित होते हैं। इसके अधिकांश सदस्य वह परजीवी होते हैं तथा कुछ सदस्य होते हैं वह आपको ध्यान रखना है मृतजीवी प्रकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्य किस प्रकार के होंगे? परजीवी प्रकार के होते हैं। और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है जो कसाभी प्रोटोजोआ होते हैं इनमें गमन अंग होता है वह गमनांग क्या होता है? कसाब उपस्थित होते हैं। एक या एक से अधिक क्या उपस्थित होते हैं? कसाब होते हैं। उन कसाबों के सहायता से ये गमन करते हैं। तो इनमें गमन अंग क्या उपस्थित होता है? कसाब या फ्लैजेला उपस्थित होते हैं। इस कारण से इसे हम फ्लैजिलेट्स कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से ध्यान रखने हैं? तो इसके उदाहरण ध्यान दीजिए, लिस्मानिया डोनोवनी, लिस्मानिया डोनोवनी देखो इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण है वो ध्यान रखना है। लिस्मानिया डोनोवनी इससे काला अजार रोग होता है। इससे कौन सा रोग होता है? तो आप ध्यान दीजिए लिस्मानिया डोनोवनी से काला अजार रोग होता है। तो काला अजार रोग होगा वह किसके द्वारा होता है? लिस्मानिया डोनोवनी के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस होता है। इस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार पूछा जाता है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस से कौन सा रोग होता है? तो आप ध्यान दीजिए अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है। अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है वह निंद्रा रोग किसके द्वारा होगा? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है। तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस होगा उसके द्वारा अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त एक और ट्रिप्नोसोमा की जाती है ट्रिपेनोसोमा कुर्जाई, ट्रिपेनोसोमा कुर्जाई होगा। इस ट्रिपेनोसोमा कुर्जाई के द्वारा चागास रोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? सागास रोग होता है। सागास रोग या जिसे अमरीकी निंद्रा रोग भी कहते हैं यह किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है ट्रिपेनोसोमा कुर्जाई के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त ट्राइकोमोनास वेजिनलिस से श्वेत प्रदवे रोग महिलाओं में होता है। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस
और ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होता है, इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है महिलाओं के अंदर योनि में श्वेत प्रद्रव्य रोग होता है। योनि में, महिलाओं में योनि में कौन सा रोग होगा? श्वेत प्रद्रव्य रोग होता है। तो इस प्रकार से योनि में जो श्वेत प्रद्रव्य रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? तो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस के द्वारा होता है। तो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस के द्वारा कौन सा रोग होगा? तो आप ध्यान दीजिए, श्वेत प्रद्रव्य रोग होता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? इसके बारे में। इसके अतिरिक्त इसका एक और सदस्य आप ध्यान रख सकते हैं, प्रोटेटोस्पोंजिया। और प्रोटेटोस्पोंजिया होता है, उसको प्रोटोजोआ एवं पोरिफेरा के बीच का योजक कड़ी कहा जाता है, प्रोटेटोस्पोंजिया को। तो ये इस प्रकार से आपके दूसरा जिसका वर्ग है वह कंप्लीट होता है। कौन सा? कसाभी प्रोटोजोआ। अगला ध्यान दीजिए, पक्ष्माभी प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ होते हैं, ये भी आपको जानना है स्वच्छ एवं समुद्री जल में उपस्थित होते हैं। स्वच्छ एवं कौन से जल में उपस्थित होते हैं? समुद्री जल में उपस्थित होते हैं। इनमें गमन अंग होते हैं वह पक्ष्माभ उपस्थित होते हैं और ये तीव्र गति से गमन करते हैं, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में शरीर पर क्या उपस्थित होते हैं? पक्ष्माभ उपस्थित होते हैं। और इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्ष्माभ उपस्थित होने से यह तीव्र गति से आसानी से गमन कर सकते हैं। तो इसमें गमन अंग के रूप में क्या उपस्थित होते हैं? पक्ष्माभ उपस्थित होते हैं, और पक्ष्माभ उपस्थित होने के कारण से ये आसानी से गमन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इनके शरीर पर इस प्रकार से अपन देखते हैं, इनका शरीर इस प्रकार का होता है। ये इस पूरे शरीर पर क्या उपस्थित होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे पक्ष्माभ उपस्थित होते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं। पूरे शरीर पर क्या उपस्थित होते हैं? सीलिया उपस्थित होते हैं। तो पूरे शरीर पर क्या उपस्थित होंगे? सीलिया उपस्थित होते हैं। अंदर की ओर भी उपस्थित होते हैं, बाहर की ओर भी सीलिया उपस्थित होते हैं। और सीलिया के साथ में इसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं और इनमें एक गर्सिका उपस्थित होती है। इस प्रकार से क्या उपस्थित होती है? गर्सिका। और ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो ये गर्सिका, या जैसे हम गुहा कहते हैं, गर्सिका या क्या कहेंगे? गुहा कहेंगे। गर्सिका या गुहा में उपस्थित जो पक्ष्माभ होते हैं उस पक्ष्माभों की सहायता से भोजन को अंदर की ओर धकेला जाता है तथा खाद्य धानी होती है वह अंदर की ओर प्रवेश कर जाती हैं। खाद्य धानी होगी वह शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका केंद्रक उपस्थित होगा, एक और केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारी खाद्य धानियाँ उपस्थित होती है। तो ये संरचना है वो किसकी है? पैरामीशियम की है। तो ये पैरामीशियम इस प्रकार का दिखाई देता है। पैरामीशियम हो गया, वह किसका उदाहरण है? पक्ष्माभी प्रोटोजोआ का। यानी इस प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं वह स्वच्छ एवं समुद्री जल में पाए जाते हैं और ये सक्रिय रूप से गति करते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में क्या उपस्थित होते हैं? पक्ष्माभ उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान दीजिए, तो इसमें गुहा या गर्सिका होती है जो कि कोशिका की सतह से भोजन को जो पक्ष्माभ होते हैं उसकी सहायता से अंदर की ओर लयबद्ध गति के कारण से धकेल देती है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? पैरामीशियम के बारे में, जिसे हम स्लीपर जंतु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? इसके सदस्यों के बारे में। और आप ध्यान दीजिए इसके सदस्यों में, तो उदाहरण ध्यान रख सकते हैं वार्टिचेला। वार्टिचेला भी इसका उदाहरण है, ये ध्यान रखना, जिसे हम घंटी जंतु के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त डिडीनियम होता है, वो भी इसका उदाहरण है, जिसे मृत मनुष्य की अंगुलियों के समान की संरचना दिखाई देती है, डिडीनियम। तो ये भी इसका सदस्य है। इसके अतिरिक्त बेलेंटिडियम होता है, ये बेलेंटिडियम होगा, यह आपको धन का मलाशय परजीवी होता है बेलेंटिडियम, ये भी इसका उदाहरण है। तो डिडीनियम, वार्टिसिला और बेलेंटिडियम, पैरामीशियम, जिसे स्लीपर जंतु के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त स्पाइरोस्टोटम है, स्टोटम, और स्पाइरोस्टोटम होता है, यह सबसे बड़ा जीवित सीलिएट्स है। सबसे बड़ा जीवित सीलिएट्स है वह स्पाइरोस्टोटम है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है, स्पाइरोस्टोटम है, यह सबसे बड़ा जीवित सीलिएट्स है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला और लास्ट ध्यान रखना आपको, वह कौन सा ध्यान रखना? स्पोरोजोआ। इस प्रकार के होते हैं, इसमें गमनांग अनुपस्थित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार पूछा जाता है,
कौन से वर्ग के सदस्यों में गमनांग अनुपस्थित होते हैं? तो इसमें गमनांग नहीं पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजोआ के सदस्य है ये परजीवी प्रकार के होते हैं। इनके सदस्य होंगे वह परजीवी होते हैं और ये रोगकारी होते हैं। और स्पोरोजोआ के सदस्य होते हैं इनमें गमनांगों का अभाव होता है, किसी भी प्रकार के गमनांग नहीं पाए जाते हैं। पक्षमावी प्रोटोजोआ में पक्षमा पाए जाते हैं, कसावी प्रोटोजोआ में कसाव पाए जाते हैं, अमीबीय प्रोटोजोआ में कूटपाद पाए जाते हैं। जबकि स्पोरोजोआ के सदस्य होते हैं इसमें किसी भी प्रकार के गमनांग नहीं पाए जाते हैं और ये सदस्य होते हैं परजीवी होते हैं, अधिकांश रोग कारक होते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम होता है। इस प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया रोग मनुष्य में होता है। मलेरिया रोग होगा वह किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, मलेरिया रोग किस प्रकार का है? जीवाणु जनित, कवक जनित, विषाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित? तो किस प्रकार का होगा? प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। तो मलेरिया रोग किस प्रकार का होगा? प्रोटोजोआ जनित होता है। और कौन से प्रोटोजोआ होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। अब मलेरिया रोग आते ही आपके दिमाग में और आता होगा मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। नहीं, मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है, जबकि ये रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ होती हैं जो कि मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, आपने पीवी देखा होगा कई बार स्लाइड पर लिखा हुआ, उसका मतलब है पीवी का मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। इसी प्रकार से पीएफ देखा होगा, पीएफ का मतलब होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो इस प्रकार से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी, ये 4 जातियां हैं जिनके द्वारा मनुष्य में जो मलेरिया रोग होता है वह होता है। तो ये भी किसका सदस्य? स्पोरोजोआ का सदस्य है। प्रोटोजोआ जगत कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम कवक जगत के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।